प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना के हवाले से एक टाइगर फोर्स वजूद में आई थी और उसका मकसद ये था कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग जिन तक जो साजो सामान है वो पहुँचाना है, राशन पहुँचाना है, उनकी मदद करनी है, तो टाइगर फोर्स उसमें मुआवनत करेगी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो सवाल फिर पैदा हुआ कि अब ये टाइगर फोर्स क्या करेगी। इसका तो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ था तो उसके वजूद पर सवाल उठने लगे। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी बातचीत की है उसमें अपने ख़िताब में उन्होंने वाज़े किया है, इनकी ज़िम्मेदारियों का तयन किया है कोरोना टाइगर फोर्स का, जिसमें कहा गया है कोरोना से पैदा होने वाले ये बुझा बहरान है उससे नहीं निपटेगी, SOPs पर अमल दरामद कराएगी। फिर इसकी एक इजाफी जिम्मेदारी भी इसको दी गई है कि टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए ये टाइगर फोर्स मदद करेगी। और फिर ये कि शजरकारी मुहिम जो माहौलियाती तब्दीलियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो दरख्त लगाए जाने हैं उसमें भी टाइगर फोर्स मुआवनत करेगी। और यही नहीं बल्कि महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए जो टाइगर फोर्स है वो भी अपना किरदार अदा करेगी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां टाइगर फोर्स को प्राइम मिनिस्टर ने दे दी हैं। अब ये सवाल अभी बाकी है कि ये काम किस तरह करेगी, ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेगी, इनको अलग से जिम्मेदारियां दी जाएंगी, चेक इन बैलेंस कैसे होगा, ये बहुत सारे सवाल अपनी जगह पर हैं। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारियों का तयन हो गया है, जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि टाइगर फोर्स करेगी क्या। एक तो हम इस पर बात करेंगे, उसकी वजह यह है कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है और ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है। मैं शदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा इस पर सवालात उठा रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, अब से कुछ देर पहले हम जब प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन की सड़कों पर घूमते हुए नज़र आए हैं। ये पिछले कुछ दिन में दूसरी मरतबा हुआ है जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अब एक तो सवाल जो सियासी लोग उठाते हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस तो आ नहीं रहे और वहाँ पर घूम फिर रहे हैं, इलाज करवा नहीं रहे। दूसरी ज़्यादा अहम बात यह है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और फिर ऐसा शख्स जिसको 17 किस्म की बीमारियाँ हों, वो 20 किस्म की अद्वियात लेता हो, उसको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और घर में रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ये एहतियात क्यों नहीं कर रहे? और जब उनसे छोटी उम्र के एक आदमी, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब इतनी एहतियात कर रहे हैं कि वो नैब में नहीं जा रहे, ऐसे में नवाज शरीफ साहब को भी एहतियात करनी चाहिए। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कोरोना के हवाले से रोज़ाना 20 सवाल पैदा हो रहे हैं। ये कोरोना कहाँ जाएगा, ये कितना सितम ढाएगा, ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा। हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शंस उसके बकौल बहुत कम हैं, तो आवाम क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम सामने रखेंगे। चौधरी जाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। ये जो फंबल हुआ फ़ारूक साहब, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको बुरा ना लगाओ। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर को सुनवा भी देता हूं आपको जो उन्होंने जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं, वो एतराज़ात जो आप उठाते थे, मेरा ख्याल है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आप जो पूछते रहते थे ये टाइगर फोर्स किस लिए बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये क्या करेगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया ये क्या करेगी। ज़रा सुनिए। कोरोना टाइगर्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो इसके ऊपर अमल करवाएं, लोगों को जाएं, समझाएं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपने SOPs के ऊपर अमल करवाना है। वो एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, इसके लिए हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन इलाकों में जिधर टिड्डी का अटैक है तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। जो बरसात के अंदर हमने प्लांटेशन करनी है, दरख्त लगाने हैं, मैं उसके अंदर आपको चाहूँगा कि इसमें पूरी तरह आप शिरकत करें। एक तो आपने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ध्यान रखना है। हम ये चाहते हैं कि कहीं भी मसले आएँ, चीज़ें महंगी हों, आपने हमें बताना है। जी चौधरी साहब, आपको सवाल रह तो नहीं गया, पता चल गया ना आपको कि टाइगर फोर्स क्या करेगी। ये 5-6 इंपॉर्टेंट किस्म की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये ज़िम्मेदारियां बहुत सारे लोग और बहुत सारे महकमे पहले अदा कर रहे हैं और हर एक महकमे और हर एक शोबे की पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है ये काम सारा अंजाम देने के लिए। उनका अपना तरीक़ेकार मौजूद है। अब उस सारे के अंदर कोई कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में नए कवानीन पास करके और इन साहिबान के लिए भी कोई गुंजाइश पैदा की जाएगी कि ये किस तरह से वहाँ जो है वो काम करेंगे। जो अभी तक का काम था उसमें मैं पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद की अगर बात करूँ या उससे पहले 2-3 हफ्ते ज़िला गुजरात की बात करूँ
तो मुझे तो कहीं भी टाइगर फोर्स ज़िला गुजरात में या इस्लामाबाद में ना SOPs के ऊपर अमल दरामद कराती हुई, ना कोई अवेयरनेस की किसी ऐसी कैंपेन में अपना किरदार अदा करती हुई कहीं नज़र आई है। और जो इससे आगे की जिम्मेदारियां जनाब वज़ीर आज़म ने आज पूरी कौम का टाइम लिया और 2-3 दिन से इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म दोबारा आएंगे और ख़िताब करेंगे और कुछ ना कुछ नई हदायत कोरोना के बारे में देंगे, तो उन्होंने जो 3 नई चीज़ें कही हैं, शजरकारी, हर सूबे के अंदर, हर ज़िले के अंदर पूरा एक महकमा मौजूद है जो ये काम करता है। इसी तरह उनका कि यूटिलिटी स्टोर्स और कीमतों के लिए आपके पास प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं और उनका काम करने का एक तरीक़ेकार है। ऐसा मुमकिन नहीं है असदुल्ला खान साहब कि आप किसी सियासी कारकुन को इजाज़त दे दें कि वो जाए और मार्केट के अंदर जाके प्राइस कंट्रोल के लिए काम करें। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी सियासी कारकुन को इस बात के लिए लगा दें कि वो जब शजरकारी मुहिम चल रही होगी तो वो उसके अंदर वो कैसे अपना किरदार अदा करेगा, किस हैसियत में करेगा। मसला ये भी फिर बता दें लगाने बहुत ज्यादा ना, इलाकों में ये सैकड़ों अरब दरख्त लगाने हैं ना, तो इतने अरबों दरख्त जब आपने लगाने हैं तो मुझे चंद जुमले और कहने दें। ये इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि टिड्डी दिल जो है जिन इलाकों में है वहाँ भी टाइगर फोर्स जो है काम करेगी। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपको कोई भी काम करने के लिए पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना पड़ता है, आपकी उसके ऊपर एक कोई ना कोई कीमत जो है वो लगती है। इसी तरह जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपके रहना पड़ता है। और सरकारी मुलाजमीन, कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, कोई किसी पाक फौज का कोई मेंबर हो, पुलिस का हो, अदलिया का हो, जब वो पॉइंट A से B जाता है तो उसके सफरी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है, उसके रहने सहने के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है, और मुख्तलिफ वो मराज जो उसे जो ज़रूरियात उसकी पूरी करने के लिए वो मुहैया करती है। सही है। तो ये जनाब वज़ीर आज़म ये भी बता देते, राइट सर भाई, इसका जवाब तो शायद फारूक हबीब साहब दे सकते हैं। कॉस्ट होती है, उनसे पहले आप मुझे बता दें कि आपका ये सारा सेटअप चलाने की कॉस्ट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहां भी नहीं होगी। ठीक है। और यह साहब जरा रोशनी डालिएगा ना, आपके ख्याल में कैसे होगा ये महंगाई, जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ महंगाई हो रही है उस पर नजर रखें, ये कैसे नजर रखेंगे, इसकी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, इलाके दिए जाएंगे, ये क्या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये टड्डी डाल के कैसे रिपोर्ट करेंगे, SOPs पर कैसे अमल करेंगे, आपको क्या ये समझ में आता है सर? देखिए दुनिया के अंदर ना कुछ 200 के करीब मुल्क हैं जी, हर एक क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल है। इस तरह की मज़हक का खेज तजवीज़ दुनिया में किसी मुल्क के दिमाग में नहीं आई। मैं सही बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपने जिम्मेदारियों की एक लिस्ट गिन दी, अब वो जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर को कार्ड जारी करेगा और कार्ड के अंदर इख्तियार ये है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर सकता हूं कि तुम महंगा बेच रहे हो, मैं आपकी रिपोर्ट कर सकता हूं, ये कर सकते हो, वो कर। आप मुझे बताइए उनके डिसिप्लिन की कौन जिम्मेदार होगा, और अगर वो किस बुनियाद के ऊपर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो कौन क्या करेगा? आपका 3 लाख बंदा खड़ा है जी, आप किसी के मुलाजिम नहीं है, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपको कोई लॉ गवर्न नहीं करता है, लेकिन आपको एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के पीछे PTI का वजीर आजम खड़ा है और वो कार्ड आपको एक न्यूसेंस वैल्यू दे रहा है। किस चीज की वैल्यू दे रहा है? कि यूटिलिटी स्टोर में गंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, फला बंदा मास्क पहन रहा है कि नहीं पहन रहा। आप एक जिसे कहते हैं कि साइमल्टेनियसली एक ऐसी फोर्स बन जाते हैं कि जिसको पुलिस वाला हाथ लगा सकेगा, तो कहेगा ये तो PTI का वर्कर है, जिसको DC सब पूछ ही सकेगा, उसको पता है कि भाई हमने देखे हुए हैं ना, पीपल पार्टी को सबको देखा हुआ है। मसला यह है कि खान साहब ने एक बना लिया फोर्स, अब उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले दिन कहा था खान साहब देखे पास सुने, आप अपने उस शौकत खानम के उस एरिया से निकल आए। जब आप शौकत खानम बना रहे थे ना तो पाकिस्तान का हर बंदा आपसे मोहब्बत करता था, कोई इख्तिलाफ नहीं था। आपको नून लीग के बंदों ने भी चंदा दिया, आपको पीपल पार्टी वालों ने भी चंदा दिया, टाइगर फोर्स वहां से आई। आप उस वक्त के टाइगर यूनानिमस टाइगर थे। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक टाइगर फोर्स बनाती है, और फिर हमने हाल देखा हुआ है, पीपल्स गार्ड का हाल देखा हुआ है, वो जिस तरह DCO के कमरों में आकर ठुड्डे मारते थे और कहते थे मैं देख लूंगा तुम कल इस सीट पे रहते हो कि नहीं रहते हो। आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? उसके बाद अगर आपने 3 लाख टाइगर फोर्स बनानी है,
आप मुझे बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉरेस्ट के जो गार्ड्स बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो विजिलेंस करते हैं, उनको फारिग करें भाई, तनख्वाह को दे रहे हो। उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, उस प्राइस कंट्रोल उनको फारिग कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल तबाह बर्बाद छोड़ दो। अच्छा, उसके साथ साथ आपने बुनियादी तौर पर बाकी जितने भी चीजें, अगर तो सिर्फ मोटिवेशनल लोग बनाने हैं तो उसकी टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को, और एक और बात बताऊं कि एक बहुत खतरा है इसके अंदर जी, कि अगर कहीं पब्लिक रैथ शुरू हुई, अगर कहीं पब्लिक का जुलूस शुरू हुआ, अगर कहीं पब्लिक ने कोई खराबी देखी, कहीं बिजली का मसला हुआ, तो पुलिस तो पीछे हट जाएगी, हाथ में तो टाइगर फोर्स वाला आएगा। तो उसको वक्त क्या होगा, उनको क्या पुलिस उनको बचाने के लिए दौड़ेगी? यानी ये मुझे आज तक दुनिया में आज या तो दुनिया को एक मुल्क बता दें कि जहां इस तरह का आइडिया पेश हुआ हो। और दलील उन्होंने दी कि मैंने जो शौकत खानम का चंदा पेश किया था तो उस वक्त, और हमने उस वक्त कहा था अल्लाह का वास्ता है जो आपको ये दलीलें दे रहे हैं वो बुनियादी तौर पर आपको एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक रहे हैं। और डीसीओ का काम यही होगा कि मैं अपने 15 टाइगर फोर्स की हिफाजत करूं, एसपी का काम होगा ये यार ये बंदे शिकायत न लग जाए, मैं इनकी हिफाजत करूं, ये बन जाएगा। यानी इससे आपको न सिर्फ ये कि इससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान होता नजर आ रहा है। अब फरूख हबीब साहब, नहीं, अच्छा फरूख हबीब साहब जरा एक्सप्लेन करें ना जो चीजें औरिया साहब ने, जो जाफर इकबाल साहब ने खासतौर पर औरिया साहब ने की हैं, कि इससे तो ये अगर जाती रंजिशें निपटाने लग गए, जाती बोझ किसी से निकालने लग गए या जाती फायदे उठाने लग गए, कौन इनको निपटेगा? इनका चेक एंड बैलेंस के लिए क्या एसओपी होगा, कौन करेगा सर ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर आप इस चीज को समझ लें कि ये एक रजाकार फोर्स है और रजाकार फोर्स में लोगों को रजिस्टर्ड किया गया, और इसमें ये नहीं है कि ये पीटीआई के वर्कर्स हैं। मुझे आप बताएं, मैं आपके सामने फिगर्स रखे देता हूं कि इसमें इतने पढ़े लिखे लोग सामने आए हैं। 15,000 डॉक्टर्स आपके रजिस्टर्ड हुए हैं, आपके 45,000 के करीब वो लोग हैं जो कि सोशल वर्कर्स हैं, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैरामेडिक्स के लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड है। सुन लेना आप जरा, मैंने बड़ी तसल्ली से सबके खदशात भी सुने हैं, सबके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने हैं, सबकी तनकीद भी सुनी है। अब मुझे भी एक्सप्लेन कर लेने दें। जी अब मामला ये है कि इसमें जब आपके पास इतनी एक बड़ी एक आपने ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज किया है, जहां पर कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना की सूरत हाल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी फ्रंट लाइन के अंदर आपके डॉक्टर्स भी उससे मुतासर हुए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतासर हुई, आपकी पुलिस भी मुतासर हुई, बहुत सारे लोग उससे मुतासर हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो अभी तक का सिस्टम है, जिस तरीके से काम किया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अम्ब्रेला के नीचे आगे असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ इनको अटैच किया गया है, जहां पर कहीं वो समझते हैं कि इनकी जरूरत है एज ए वर्क फोर्स के तौर के ऊपर उनका काम कर सकते हैं, वहां पर उनकी ड्यूटीज लग रही है। और जहां पर बात हो रही है कि एक दूसरे की कहीं कोई मार कटाई शुरू ना हो जाए, कहीं हंगामा ना शुरू हो जाए, तो ये सब लोग जो हैं वो अब जब अपने अपने इलाकों में होते हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, इसका मकसद ये है कि मुश्किल की घड़ी में जब आपके मुल्क में वार सिचुएशन हो, उस वक्त जो है आपने खड़े होके लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़े होके इन्होंने एसओपीज पे अमल दरामद कराना है कि प्रॉपर कतारें बने, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहे। मार्केट्स के अंदर जो है वो लोगों के अंदर मास्क को देखना, मार्केटिंग का देखना कि एसओपीज वहां पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है कि आप हर दुकान के बाहर जो है वो एक पुलिस वाला खड़ा कर दें, या आप हर दुकान के बाहर जो है वो जिले इंतजामिया को खड़ा कर दें। तो ये एक मोबिलाइजेशन की गई है। तो दूसरा जो नून लीग, तो सर दूसरा जो नून लीग का मसला है, ये रिपोर्टर्स की एक शक्ल है, मतलब ये रिपोर्ट किया करेंगे आपको कि जी यहाँ पर ये हो रहा है। देखें ये रिपोर्ट की शक्ल नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये जाकर अगर किसी जगह पर कोई कीमतों में इजाफा है तो ये उसको जाकर चलान करेंगे। चलान तो जो है वो उसका प्राइस सुन लेना, चलान तो उसका प्राइस मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। अब ये है कि फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने एक ब्रॉडर इनके फंक्शंस के हवाले से बात की है, लेकिन अल्टीमेट भी जो इनसे काम लेना है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है, जो वहां पर मौका के ऊपर महसूस करेंगे कि किस जगह के ऊपर इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 1 महीने से जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में, अपनी बेहतरीन सलाहियत में काम कर रहे हैं, और इन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह मसाजिद के अंदर जो है वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से था, तो ये प्योरली वॉलंटरली फोर्स है। ठीक है, मोस्टली इसमें पढ़े लिखे लोग आए हैं, वो लोग आए हैं जो कि इखलाक के दायरे के अंदर रह के काम करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि काम सुन लेना, काम तो हम कोई भी शुरू करें,
ठीक तो है। उसमें खदशात जो बेशुमार आपकी होते बात से हैं। समझ आई है, लेकिन फारूक- ये नहीं हो सकता कि आप वो खदशात की बुनियाद के ऊपर जो जी, है जी, वो सही। आप काम ना करें। और दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जिन्होंने इन हालात में वॉलंटियर फोर्सेस बनाई जी। हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो बहुत सारे मौकों में वॉलंटियरी फोर्स बनती ठीक है। है। और इसमें एक इसकी जो खूबसूरती है जिसके ऊपर बात नहीं की गई, वो खूबसूरती इसकी ये है कि जहां जिस हल्के का जो एमएनए है, नहीं, चाहे वो- उसका पीपल्स कोई पार्टी से एक- ताल्लुक है, एक सुन मुल्क- लें, एक मुल्क नहीं, बता दें। सुन लें, हाँ। सुन लें ना, सुन लें, सुन स्टेट लें। एक चाहे मुल्क बता उसका देना, लोगों को ना ऐसे ना करें। एक मुल्क और ये बता सब- दें जहाँ स्टेट मैं- रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ मैं- रियासत मैं आ रहा हूं। इक्वालिटी बने। एक मुल्क, मैं आ रहा हूं, नहीं आ ऐसे रहा आपने हूं, आ बात रहा कर हूं। दी ना। हाँ, एक सुन मुल्क लेना, बता मैं दें। आ रहा हूं उस पे भी, मुझे जरा ये इसको एक्सप्लेन कर लूं, मैं आ रहा हूं उस पे। दूसरी बात ये है कि जो जिस हल्के से जो एमएनए है, मेंबर सूबाई असम्बली है, नेशनल असम्बली है, जिस भी उसका जमात से ताल्लुक है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा है। और उसमें पीएमएलएन के अपने लोग जो हैं वो जाके कई मीटिंग्स को अटेंड कर चुके हैं। ठीक। सियालकोट की उसके अंदर मिसाल मौजूद है, इनके 3 एमएनए। राइट सर, फरूक हबीब साहब, अब मैं आगे जरा बढ़ने थे इरशाद साहब के पास जाने के लिए। मुझे जो समझ आई है इरशाद साहब, फरूक हबीब साहब की बात से, वो कह रहे हैं कि रजाकार फोर्स है। जैसे हम स्काउट्स के रजाकारों को देखा करते थे, कभी कभी वो इशारों पर खड़े होकर ट्रैफिक को जरा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते थे कि जी आप देखें अपनी जरा गाड़ी को पीछे कर लें, जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा ना करें, और इस तरह की बातें उनके पास इख्तियार नहीं होता। वो अपील करते हैं, एक अच्छा सॉफ्ट सा इमेज देते हैं, अपने अखलाक से अच्छी बात करके वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। जो मैं समझ पा रहा हूँ, फरूक हबीब साहब कह रहे हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे, वो देखेंगे एसओपीज पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा, वहां पर उसको कराने की कोशिश करेंगे। इस तरह का काम होगा, रजाकार का काम जो होता है। ये तो पहले दिन से तय है। ये जो पहली तकरीर की थी जनाब इमरान खान साहब ने, उन्होंने यही कहा था कि ये वॉलंटियर्स हम तलब कर रहे हैं। और ये बरतानिया में भी किया गया, बोरिस जॉनसन ने बाकायदा अपील की, रजिस्ट्रेशन भी हुई, इंडिया में कर्नाटका में हुआ है ऐसा। तो ये कोई नई बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। एक बात दूसरी ये है कि हमारे जो महकमे, हमारे जो इदारे मौजूद हैं, अगर वो इस काबिल होते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमने देखा ये है कि पेट्रोल, मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमत 7 रुपये कम हुई और पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल नहीं दे रहे, कंपनियों ने पेट्रोल बंद कर दिया। अब जो हमारे इदारे हैं वो तो मौजूद हैं, ना वो कीमत कम करा सके हैं, ना वो शार्टेज ख़त्म कर सके हैं, जो किल्लत है उसको कम करा सके हैं। लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ऐसा हुआ है, कई दिन तक ये बहरान चला था। तो हमारे महकमे जो हैं वो इस काबिल अगर होते, हमारी पुलिस, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, वो सारे इदारे जो हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि ये अगर एक रिपोर्टर का किरदार भी अदा करते हैं, एक इन्फार्मर का किरदार भी अदा करते हैं, ये सिर्फ अगर पुलिस को बता सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं कि फ़लाँ मार्केट में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, फ़लाँ चीज़ महंगी बिक रही है, यूटिलिटी स्टोर पे जो सस्ता सामान है वो दुकानदारों को दिया जा रहा है आम कंज्यूमर के, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बस जो मुझे शक है वो ये है कि क्या इनकी प्रॉपर जो है चेकिंग की गई है, ये इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चेक किए गए हैं, कि ये ना हो कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में मुख्तलिफ जो उन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम में और दूसरे कारकुनों की मुदाखलत बढ़ गई थी और उन्होंने पैसे बनाने शुरू कर दिए थे, ज़ाती दुश्मनियाँ पालनी शुरू कर दी थी और दोस्तियाँ पालनी शुरू कर दी थी। वो काम नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है और ये एक अच्छा काम है, अच्छी नीयत से किया गया है। बस ये लोग हैं, अगर तो वो टाउट बन के काम करेंगे, पुलिस उनको इस्तेमाल करे या इंतज़ामिया उनको टाउट के तौर पर इस्तेमाल करे, गलत बात है। अगर वो पार्टी बंदी शुरू कर दें, गलत बात है। अगर वो रोब डालना शुरू कर दें और अपने पैसे, गलत बात है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं, इखलास से काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाते हैं। हमने तो जंग के मौके पर, आपको याद होगा कि 65 की जंग में एक मुजाहिद फोर्स बनी थी, होर फोर्स बनी थी, वो काम करते थे, वो रज़ाकार थे, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, कोई उनका डेजिग्नेशन नहीं था, लेकिन वो काम करते रहे और फौज का साथ देते रहे, इंतज़ामिया का साथ देते रहे। तो मेरा ख्याल है आइडिया बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, निगरानी और कंट्रोल जो है बड़ा सख्त होना चाहिए। और साहब इस पर मैं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और साहब अगर इजाज़त दें तो मैं छोटा सा ब्रेक लेकर आ जाऊं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। जो जी मैं ब्रेक लेकर आ जाता हूं, छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, इसमें बात करें और फिर आते हैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ भी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद।
दोबारा खुश आमदीद। औरिया साहब, आपको इरशाद आरिफ साहब ने बहुत सारी मिसालें दे दी कि दुनिया में भी हुआ, यहाँ पाकिस्तान में भी कई मरतबा हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है ये, अगर ये टाइगर फोर्स काम करती है तो ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट ही करेंगे। आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। देखिए, हमारा गिला यही है कि बुनियादी तौर पर नीयत सबको ठीक होती है, लेकिन आप लोकल मामलात को देख के बनाए। बोरिस जॉनसन ने जो फोर्स बनाई है ना, वो सिर्फ 3 काम करती है, और वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी मेडिसिन की सर्विसेज के ज़ेरे से आता है। 3 काम करती है। मरीजों के घर में खुराक पहुंचाती है, दवाइयां पहुंचाती है, और अगर कोई मरीज को अस्पताल लाना हो तो ले जाना, वो एक काम करती है। चौथा कोई काम उसको नहीं दिया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इस वक्त देखिए, ये एक ही मिसाल है, 5 लाख उसने वॉलंटियर दिए हैं दुनिया के अंदर, बाकी कर्नाटक में। और उसके साथ उसको कहा है कि आपको किसी एक एनजीओ के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि हम चेक एंड बैलेंस करते हैं। कोई और काम नहीं है। मसला सारा ये है कि मैं जो पॉलिटिकल टिंज बनी है ना इसके अंदर, हमने ये आजमाया हुआ ना, पीपल्स कार्ड के हमने आजमाया, देखा हुआ है, हमने उन लोगों को जैसे गुस्से देखा हुआ सारा को। और दूसरी बात यह है कि आपका मिजाज देखें। कल मतलब मैं इसी में तकलीफ होती है मुझे, मोहित यूसुफ साहब से शाहज़ाद खानज़ादा साहब पूछ रहे थे कि जनाब आपने उनको चेक क्यों नहीं किया आते हुए। उन्होंने कहा जी वो जो फ्लाइट से आए न्यूयॉर्क से, वहां से, उन्होंने कहा हमने इसलिए चेक नहीं किया कि एक आदमी अपने घर वालों को कोरोना कैसे दे सकता है, अगर वो कोरोना का पेशेंट है, वो क्यों बीमार करेगा। ये फर्क है एक ऐसे आदमी का जो ग्राउंड टू अर्थ होता है, उसका पता है कि देते हैं यार। पाकिस्तान का मिजाज किस किस्म का है, जिस पुलिस खड़ी होती है और आप चेक तो देखिए, आप बनाए, बहुत अच्छी चीज है, बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, पाकिस्तान के मिजाज को देख के बनाओ। इधर तो हालत यह है कि आप मेंबर हो या ना हो, आप तो पीटीआई का और पीपल पार्टी का, नून लीग का बैज लगा के आप एसएचओ को तड़ी देते हैं, और वो कहते हैं देखो कल तो मैं रहते कहता हूं, और ये रेगुलर देखा है हमने। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा बिल्कुल महकमे खत्म है। आप मुझे बताइए, क्या ये पेट्रोल पंप खुलवा लेंगे ये लोग? ये पेट्रोल पंप खुलवा लेंगे ये लोग? ये चीजें सस्ती करवा लेंगे ये लोग? देखिए, वॉलंटियरिज्म होता है पार्टी से अलहदा, वॉलंटियरिज्म होता है। और अब 1,11,000 आपके पास डॉक्टर हैं। अब उन्होंने कहा जी 15,000 डॉक्टर ने वॉलंटियर किया है, 75,000 आपके पेशेंट हो चुके हुए हैं। कल को 1.5 लाख, ये 15,000 जो डॉक्टरों को देखेंगे, जो वॉलंटियरिज्म करके टाइगर फोर्स का पार्ट लेके बढ़े। आप पूरी अपनी सेंसिस करो कि आपके पास लोग कितने हैं जो उनको लुक आफ्टर करने वाले हैं। आपको 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 13 वीक्स के बाद जो असेसमेंट है टाइगर फोर्स की, तो के बजाय आपको हेल्थ में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको नर्सिंग में इन्वेस्टिंग चाहिए होगी। आपका पंजाब का जो इस वक्त जिना हॉस्पिटल है, उसके सारे बेड्स पे डॉक्टर लेटे हुए हैं। तो आपको तवज्जो किसी और तरफ करनी है, हम किसी और तरफ कर रहे हैं। और ये सब गुजारिश ये है, आपने ये तो इत्तेफाक कर लिया कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये बननी चाहिए, इससे तो मेरा आपका इत्तेफाक हो गया। अब ये जो बात है कि बाद में जो खदशात हैं, देखें इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म ने अहमद रज़ा कसूरी के बाप को कत्ल करा दिया, तो इसका मतलब है अब वज़ीर आज़म कोई ना बनाया जाए। एक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि वो उसने पैसे लूट लिए, एक सदर पर इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग की, MNAs MPAs पर हम रोज़ाना इल्ज़ाम लगाते हैं, रोज़ाना स्कैंडल आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन कराने बंद कर दें, कोई अवाम मुंतखब सरेंडर कर दिया। हाँ, काम अगर ये चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर काम ख़राब हो तो उस वक्त पकड़ेंगे, पहले ही हम मुखालफत शुरू कर देंगे। कंक्लूड कर दिया। और ये साहब कह रहे हैं चले मर्जी है फिर बना ले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे चोई साहब, ये जो एतराज़ सोशल मीडिया पे होता है वो तो फजूल एतराज़ है। मैं वो नहीं करता कि जी एक बंदा बीमार है तो बाहर घर से क्यों निकला हुआ है, या जी वो झूठ बोल रहे हैं, अगर सही वो तस्वीरों में सही नज़र आ रहे हैं तो वो एक बीमार शख्स भी चहलकदमी के लिए निकल सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब जब से बाहर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना जो ऑपरेशन करवाना था वो नहीं करवाया। फिर उनकी तबीयत में जो बेहतरी हुई है उसके बारे में वो शायद वो आप पूरी तरह से आगाह नहीं कर रहे। हम यानी प्लेटेड काउंट जो आता था वो अब नहीं आता। प्लस ये कि नवाज शरीफ साहब को तो एहतियात के पेश नज़र घर में रहना चाहिए। वहाँ पर की हुकूमत ने भी 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को एडवाइस किया हुआ है कि आप घर के अंदर रहें। तो ये बेएहतियाती वो क्यों कर रहे हैं? जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर इतने मोहतात हैं तो वहाँ नवाज शरीफ साहब इतने गैर मोहतात क्यों हैं? साहब बहुत शुक्रिया। 2-3 मौज़ूरात मैं भी शामिल करना चाहूँगा। इरशाद आरिफ साहब ने सारे महकमों के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, और वो लोग
जिनका कोई किसी रेगुलेटर नहीं, किसी कानून कायदे के तहत नहीं, उनसे इतनी सारी उम्मीदें जो हैं वो बहार से ज़्यादा उम्मीदें कि बस हर तरफ फूल ही खिले नज़र आएंगे, कहीं आपको कुछ सूखा तिनका या कहीं कांटा नहीं नज़र आएगा, तो ये कैसे। और फिर जिस तरह से मेरे भाई तहरीक इंसाफ को फ़ारूक हबीब साहब नुमाइंदगी करते हुए कि जी उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स भी हैं। भाई डॉक्टर नहीं है पीटीआई में, फिर उनका जी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो समझते हैं कि पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं, शायद इनको उस बात पे जी इन्हीं बातों को लेके बैठेंगे। फिर इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इतने लाखों लोगों की मोबिलाइजेशन कैसे होगी, उनके अखराजात कैसे होंगे। आप कोई स्काउट फोर्स लें, कोई रजाकार फोर्स लें, आपको हुकूमती ट्रांसपोर्टेशन जिस यूनियन काउंसिल के रजाकारों फिर मुमकिन नहीं है, फिर मुमकिन नहीं है फरूक हबीब साहब, फिर मुमकिन नहीं है। बिरयानी और कीमे वाले नान पे पड़ी हुई है। और भैया ये वो लोग नहीं है जिनको आप लोग कीमे वाले फरूक हबीब साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, और मैंने अगर कीमे नान वाले नहीं है तो फिर वो ठुमके लगाने वाले भी नहीं है, ठीक है ना जी। ये नाचना गाना नहीं है, ये कोई डी चौक के अंदर कोई शो नहीं सजने चला। आपने जाके खिदमत करनी है, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं। और मैं आपसे एक सीरियस बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सीरियस बात पूछ रहा हूँ, और आपको सिवाय चुटकुले करने की और आता कुछ नहीं है। अच्छा जो काम करने का है, आपने अगर आप सवाल उठाए, उसका हमने जवाब लेने की कोशिश भी की। मैं फरूक हबीब साहब चाहें तो इसका दोबारा जवाब दे दीजिएगा, लेकिन चूंकि वक्त हमें, मैं चाह रहा था कि दूसरे मौजू पर भी जो आज हमने तय किया उस पर बात कर लें, तो उस पर आपकी राय क्या है? मैं आता हूं दूसरे मौजू पे आता हूं जी सर। साहब मैं दूसरे मौजू पे आता हूं जी। आपने ये पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 7 दिनों में आज दूसरी दफा घर से बाहर क्यों नजर आए। अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी सेहत दे और बाकी तमाम मरीजों को भी सेहत दे। अगर एक मरीज आदमी 7वें दिन घर से बाहर चहलकदमी के लिए निकले तो वो पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लाखों लोग आज हाथ में प्लास्टिक की बोतलें लिए 1-1 लीटर पेट्रोल को तरस रहे हैं। उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, ना हुकूमत के पास टाइम है। आज वो चीनी चोरी करने वाले साहब स्पेशल फ्लाइट पे, जी सर, आज चीनी चोरी करने वाले साहब स्पेशल फ्लाइट पे मुल्क से बाहर चले गए, जहांगीर तरीन साहब, उसके लिए कोई बास पुरुष नहीं है, कोई ECL पे नाम नहीं है, कोई उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन घर से बाहर निकले, अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो इससे ज्यादा चहलकदमी करें। नहीं सर, लेकिन सवाल ये था कि शहबाज शरीफ साहब नहीं निकल रहे ना, मोहताज हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। वो माशाल्लाह वैसे तो वो ठीक हैं, सर्वाइवर हैं, लेकिन मेडिसिन वगैरह लेते होंगे। इसी तरह से आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी देखा, और आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखा, आपने नैब के अंदर देखा कि वो किस तरह से रश होता है लोगों का। और अगर एक आदमी अकेले अपने 2 जो है वो घर के अफराद के साथ चहलकदमी कर रहा है और उसमें फ़र्क नहीं आपको नज़र आया। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब कोई जेल तोड़कर भाग कर नहीं गए, इस हुकूमत के और इस मुल्क के इदारों ने इजाज़त दी और उसके बाद वो गए, और आज भी वो अपने इलाज के लिए वहाँ मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला इलाज के बाद वो वतन वापस आएंगे। जी फरूक हबीब साहब वापस आएंगे वो, लेकिन मसला ये है कि आप खुद भी कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि जी यहाँ पर रिपोर्टें हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुई है, उसके नतीजे में वो गए हैं। ये आप तो मानते नहीं है कि वो उतने बीमार थे जितने यहाँ पर लग रहे थे। अपनी वजीर सेहत से इस्तीफा लें। जी फरूक हबीब साहब देखें, बात यह है कि PMLN ने जो अपना केस बनाया था वो खराब कर लिया है इन्होंने, और सबसे ज्यादा जो बीमारी को बहाना बनाकर, सेहत को बहाना बनाकर जितने फवायद शरीफ फैमिली ने आज तक लिए हैं वो आपके सामने हैं। मुशर्रफ ने तो इनको सऊदी अरब भेजा था, ये सऊदी अरब से जब इंग्लैंड गए हाथ जोड़ के, उस वक्त भी बीमारी के सर्टिफिकेट जमा करवा के गए थे, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, इंग्लैंड जब पहुंचे थे। अब मसला ये है कि जहां पर सारा काला धन पड़ा है वहीं पे जाके इनको आराम आता है, वहीं पे जाकर जो है वो इनको सुकून आता है। यहाँ पर डॉक्टर अदनान आकर हमें जो है वो पल पल खबरें सुनाते थे कि हालात, 1-1 सेकंड जो है वो कीमती है, हालत तशवीशनाक हो गई, प्लेटलेट्स काउंट नीचे चले गए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मियाँ साहब को दिल की तकलीफ हो गई। जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो वहां पर तो नजर आता है ना को दिल की तकलीफ नजर आती है। और कोरोना जो इंग्लैंड सबसे ज्यादा मुतासर है कोरोना के अंदर, और वहां पर सबसे ज्यादा अमवात भी हो रही हैं, और हाई ब्लड प्रेशर मरीज के लिए तो बिल्कुल एक्सपोजर जो है वो मना है, वहां पर डायबिटीज के लिए मरीज के लिए जो है वो मना है। तो मियाँ साहब जिस अंदाज से फिर रहे हैं वहां पर,
और अभी तक उनका इलाज नहीं हुआ। बरतानिया का वजीर आजम बीमार होता है, 7 दिन में ठीक होकर वापस आ जाता है उन अस्पतालों में। ये 5 माह से वहां पर पड़े हुए हैं, ये इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, ना ये सर्जरी करा रहे हैं, ना ये किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने तो इनकी आगे जो जमानत देने का या जो एक्सटेंशन के हवाले से था उसके ऊपर बिल्कुल लिख के जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल हमारी अपनी राय मौजूद है और इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हुकूमत पंजाब को कोर्ट में जाना चाहिए। वहां पर 50 रुपए का स्टाम्पनामा जमा करवा के चले गए और वो जमानत भी उस शख्स की है जो खुद नैब से छुपता फिर रहा है, जो खुद जो है वो नैब के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। तो ये तो एक मजाक इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। एक सजा याफ्ता शख्स है, कितने लोगों को इजाजत मिली है इस मुल्क के अंदर जो है वो जो जेलों के अंदर बीमार पड़े हैं, जिन लोगों को सजाएं हुई है, उन लोगों को बाहर जाने की इजाजत दी गई हो। मसला ये है पाकिस्तान के इदारों ने दी है। आपका वज़ीर आज़म खुद कहता था कि मैं कंफर्म करता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। आप पूछे ना फोन करके हमें बता दें कि प्लेटलेट्स काउंट्स कितने हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, तबीयत कितनी है, कहां से कस्टडी में हालत थी, जो सरकारी अस्पताल में हालत थी, उससे बेहतर है। ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा मिली है। आपकी परेशानी क्या है? बना ली है आपकी और आपकी हुकूमत की परेशानी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब रूबा सेहत क्यों है? ये लंदन में कौन सा लंदन में अच्छे हॉस्पिटल हैं फील्ड के हालात में। इमरान खान साहब लंदन क्या कर रहे हैं? ये अपने तौर पर एक क्वेश्चन है कि ये तस्वीरें जो इस तरह से सामने आती हैं, आज जहांगीर साहब लंदन क्या कर रहे हैं? डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? आज जहांगीर को किसी केपीके के सोशल मीडिया में मौजूद बना लिया जाता है और मीडिया क्यों जाने दिया है? क्यों ईसीएल पे नाम नहीं डाला? मैं सर एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं आप लिया और फिर मौर्य साहब के सामने 2 चीज़ें, एक तो ये, दूसरा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जितनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जो नैब के ज़रिए से चीज़ें आई हैं या नैब के पास जो चीज़ें मौजूद हैं और सोर्सेज से हमारे पास आई हैं, शहजाद अकबर साहब के ज़रिए से हमारे पास आई हैं, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास जितने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, इतने तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी नहीं थे, जरदारी साहब के खिलाफ भी नहीं थे। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? 2 बातें, एक मुख्तसर से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, और ये साहब 2 चीज़ें, एक तो हम नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले नई तस्वीर सामने आई, कुछ दिन पहले भी एक तस्वीर आई थी, ये आपके ख्याल में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस पर बात होना या इस पर सियासी जमातों का रद्दअमल आना और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात होना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं सवाल छोड़ के गया था, बहुत सारी चीज़ें, यानी उनके मुलाजमीन के जो फेक अकाउंट्स हैं उसके अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई, किस किस के अकाउंट में हुई, टोटल कितने पैसे थे, फिर यह कि वो तमाम शख्सियात जिनमें से कुछ लोगों ने इतराफ़ भी कर लिया है, वो फजलदाद अब्बासी, वो अनवर मंसूर, वो तमाम चीज़ें, या शुएब कमर, ये तमाम लोग हमारे सामने आ चुके हैं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का केस कितना क्रिटिकल है? उनका मुस्तकबिल कितना मुश्किल में है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब का बाहर आना और तस्वीर खिंचवाना बुनियादी तौर पर एक तमस्खर उड़ाने के तौर पे है पाकिस्तान की कुछ सिस्टम्स का, कि देखे मैं कैसे उनको जुल दे के और धोखा दे के मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या दुनिया के, देखें, अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिजनर्स लॉ है, जिसके सब गवर्न करते हैं, कि एक प्रिजनर को बेहतरीन सहूलतें दो लेकिन जेल के अंदर। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि बंदे को बाहर निकालो और मुल्क में उसको दुनिया में क्रॉमवेल में घुमाओ और पता नहीं आपको किसी जगह जहां उसको, कहीं नहीं। प्रिजनर्स राइट्स आर इनसाइड द प्रिजन। एक दूसरी बात ये कहता है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। जिस वक्त आप एक आदमी को जेल में भेजते हैं तो बुनियादी तौर पर उसके ह्यूमन राइट्स मुअत्तल हो जाते हैं। कल तो वो कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, मुझे जेल में जलसा करने दो। फिर वो कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक है, मुझे बाहर जाके मुझे सैर करने दो। बुनियादी तौर पर वो अगर तो उसके तमाम ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौजूद होते तो फिर तो जेल में रखने की जरूरत नहीं थी। असल मसला ये हुआ है कि एक फिजा बुनियाद बनाई गई और इस सारे सबसे क्वेश्चन है उनका। और अगर शहबाज शरीफ साहब चले गए थे, एक चलो एक मैनेज कर लिया, फवाद चौधरी साहब जैसे कहते हैं मैनेज कर लिया, जज सब भी कर लिया, या अदालत ने भी समझा कि यही होता होगा, यही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, चले गए थे,
तो फिर इंसान को वहाँ रहना चाहिए। तो इस तरह रह रहे थे, खामोशी से रहे। जद्दा में उनकी तस्वीर का किसने निकाली थी कभी, आपको पता है? किस मैं तो जद्दा में देखा है जिस तरह उन्होंने उनको ज़बरदस्ती रखा हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक एटमॉस्फेयर है, थोड़ा सा आज़ाद एटमॉस्फेयर है, वहाँ घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वरना जद्दा में तो गए थे। एक तो ये बात है कि ये बुनियादी तौर पर जानबूझ के छेड़ने के लिए और पाकिस्तान के बहैसियत निज़ाम इंसाफ को तमस्कर उड़ाने के लिए वो करते हैं, वरना कोई ऐसा ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की। आराम से आप, और जब मैं उनके फ्लैट्स में गया हूँ, मुझे याद है जितना जब भी उसमें होते थे, उस पूरे इलाके के अंदर आप 10,000 तरह की चेंज सारा कुछ निकल आई। एक तो ये, दूसरी बात आपको यह बात बताऊँ, शहबाज शरीफ का जहाँ तक केस है, शहबाज शरीफ साहब का केस वाकई सख्त है, और मेरी भी शहजाद अकबर साहब से बड़ी तफसीली इसमें बात हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसकी वो एक वजह है, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 1970s ऑनवर्ड असल में पाकिस्तान के हेल्म अफेयर पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया था कि हमने ज़िंदगी में कभी पकड़े नहीं जाना। ये बात सही कहता हूं मैं। उसकी एक वजह थी कि अगर आज हम पकड़े भी जाएंगे तो कल को हमने इलेक्शन लड़ना है, और जब हम इलेक्शन लड़ने पे आएंगे तो जाहिर बात है कि हमारे पास इतने वोट होते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई नैब बना भी, देखिए उसने बनाया था एक ज़माने में जिस वक्त तो उन्होंने अपना, तो फिर वो जाहिर बात है हमारी फाइल जो है वो हमारे ही काम आएगी, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही हमारी वैल्यू बनेगी, हम चले जाएंगे। और मुशर्रफ ने यही तो किया था कि वो सारी फाइलें बनी और उसके बेचारे छोटा छोटा ये है कि मौजूद हैं। देखें इसमें मैं जो केस मुझे नजर आता है वो तो ऐसा ही है। जी देखें, शहबाज शरीफ साहब का जो है मसले दो हैं। एक तो ये है कि ये केसेस हैं मौजूद, दूसरा वो नवाज शरीफ साहब के जामिन भी हैं, जामिन के तौर पर भी उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां कबूल की हुई हैं जी। अब वो जिम्मेदारियां अगर पूरी नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए तो उसके बाद ज़ाहिर बात है उसका कुछ ना कुछ तो उनको हर्जाना जुर्माना भरना पड़ेगा। वो किस तरीके से भरेंगे वो ही जानते हैं। बाकी जहाँ तक मामला है उनके केस का, जो शहजाद अकबर साहब बयान करते हैं, वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने वो केस ही ख़त्म कर दिया है कि केस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जी अगर मैं अपने मुलाजिम के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया जमा करा देता हूँ तो कौन मुझसे पूछ सकता है। और राना साहब चूँकि कानूनदान भी हैं, वज़ीर कानून भी रहे हैं ख़ुद, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को भी यही मौक़िफ़ अपना लेना चाहिए। अगर एक कानूनदान और वज़ीर कानून जो रहा है, इतने साल गवर्न करता रहा है सूबे को, 10 साल तकरीबन, उसकी राय शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं मानते? वो कहें कि जनाब बिल्कुल ठीक है, ये पैसे मेरे हैं, या सलमान शहबाज के हैं, या हमजा शहबाज के हैं, हमने अपने मुलाजिम के। जी नहीं, ये राना साहब ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, ये राना साहब ने कहा है कि ये कोई जुर्म नहीं है। जब हमने उनसे कहा ऐसे नहीं है, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको आप साफ पानी में बुला के और दूसरे केस में गिरफ्तार करते हैं। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको नैब इदारा, बड़ा मोतबर इदारा, शहजाद अकबर साहब की निगरानी में जो काम कर रहा है और माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की निगरानी में काम कर रहा है, वो इतने माह जेल में रखने के बाद एक सिंगल लफ्ज नहीं लिख सके, कोई एक मुकदमा अभी तक दायर नहीं कर सके। इसमें आसान नहीं है, शहबाज साहब सवालों के जवाब दे नहीं देते। वैसे जी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सवालात हैं, और अब भी हम हाजिर हैं, अब भी हम हाजिर हैं, आप हमें जरूर रखिए। फरूक साहब ने 2 बातें की, मुझे इतने बड़े आदमी से इन बातों की तवक्को नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ साहब तस्वीर खिंचवाने के लिए निकले हैं। और यह साहब, मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें आपको हर गली कूचे में मिलेंगी। आज ये 12,000 मेगावाट बिजली की वजह से मैं और आप और सारा पाकिस्तान जो सुख में है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, औरिया साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।